गाजा में हमास का ऑफेंसिव जारी है। 3 बड़ी घटनाएं हो गई हैं शुजैया में, खान यूनिस में और उसके साथ साथ जो इजरायली सेटलमेंट्स हैं उनमें भी मार की है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज और भी बड़ी खबरें, बहुत बड़ी खबर सीरिया से तो ऐसी खबर है कि मतलब जो अमरीश मिश्रा स्पीक्स का प्रेडिक्शन था वो एक तरह से सही हुआ है, तो वो उसके बारे में बात करेंगे। लेबनान की जो कुछ बड़ी घटना है, ईरान को लेके बड़ी खबरें हैं, खासतौर पे ईरान और रशिया को लेके। उसके बाद चाइना को लेके और चाइना के जो नए मनूवर्स को सामने आए हैं, वो भी बहुत बड़ा एक नया दौर आपके सामने या नया मंजर आपके सामने पेश करते हैं। अब आप देखिए, मैं आपसे अपील फिर से करूंगा, मैं अभी भी दिल्ली में हूं, मैं जानता हूं आप लोग ये सुन के परेशान हो गए होंगे, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा खुद का काम है और यहां पर बहुत सारी ऐसे राजनीतिक पहलकदमियां ली जा रही हैं फ्यूचर के लिए। अभी देखिए ये जो पेंटिंग है थोड़ी टेढ़ी आपको लगेगी, ये भी वीडियो हम कुछ डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में बना रहे हैं। आशा है कि ये सब त्रुटियां आप माफ करिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसके साथ साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। अब देखिए, अब सबसे पहले गाजा में जो 3 घटनाएं हुई और उसके बाद जो गाजा को लेके जो खास तौर पे कल जबलिया में जो 3 इजरायली सैनिक मारे गए थे, जिनकी पिक्चर मैंने आज अपने एक्स प्लेटफॉर्म और टेलीग्राम पे डाली, वहां पर लेके इजरायली सेना में बड़ी डिबेट शुरू हो गई। इजरायली सेना के अंदर और इजराइल का पॉलिटिकल क्लास है उसके अंदर बड़ी डिबेट शुरू हो गई है कि हमास की टैक्टिक्स वाकई इजराइल को हरा रही हैं। इजराइल को कहीं ना कहीं हमास, ऐसा लग रहा है कि हमास आगे जा रहा है, इजराइल उसके पीछे चल रही है। और यही होता है इंसर्जेंसी में, जो 1857 में भी जो कई लड़ाइयां हुई थी उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जो ये राणा बेनी माधो सिंह, ये राजा कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला शाह, इन लोग की जो फोर्सेस यूपी बिहार में जो आखिरी दौर में 1858 में जो इन लोगों ने अंग्रेजों को मजा चखाया था और ईस्ट इंडिया कंपनी को हार माननी पड़ी थी, उन लोगों ने कैसे गोल गोल घुमाया था, आगे वो चलते थे, अंग्रेज पीछे चलते थे। वही स्थिति हो रही है, हमास आगे चल रहा है, इजराइल पीछे चल रहा है। और ये देखिए, ये खुद इजरायली कह रहे हैं। अब सबसे पहले देखिए, जो ये घटना जो शुजैया की घटना है, यहां पर एक ईरान की बनी हुई रैड टी टैंडम मिसाइल, अब ये ATGM एंटी टैंक गन, अब एंटी टैंक गन को लेके बड़ी डिबेट शुरू हो गई, क्योंकि जो 3 सैनिक कल जबलिया में मारे गए, कल आपको पता है जबलिया में 3 मारे गए, खान यूनिस में भी मारे गए इजरायली सोल्जर्स। 3 जबलिया मारे गए, वो इजराइल ने एक्नॉलेज किया है। मैंने कल कहा था कि सब एक्नॉलेज नहीं करेंगे, जबलिया वाला उन्होंने किया, लेकिन वो मरकवा टैंक के अंदर तीनों सोल्जर्स थे और उस पर हमास ने ATGM मार दी, एंटी टैंक गन मिसाइल मार दी ATGM। और वो ऐसी थी कि वो जो मरकवा टैंक था उसमें एक तो ट्रॉफी सिस्टम है जो इंटरसेप्ट करता है, वो एक्टिवेट नहीं हुआ उनका। दूसरा, उसके ऊपर विंड ब्रेकर एक आर्मर लगा, जो डबल आर्मर, जो मरकवा टैंक्स, दरअसल इसकी हिस्ट्री है 2006 में हिजबुल्ला और इजराइल की जो लड़ाई हुई थी, मरकवा टैंक उस समय सबसे पहले मैदान में उतारे गए थे और हिजबुल्ला के रॉकेट्स ने मरकवा टैंक्स को नष्ट कर दिया था बड़ी संख्या में 2006 में, जिसमें इजराइल की हार हुई। उसके बाद मरकवा टैंक्स में तब्दीलियां आई, उसमें विंड ब्रेकर सिस्टम लगाया गया, जिसमें यह हुआ कि अब जो, और इंटरसेप्टर ट्रॉफी सिस्टम लगाया गया कि अब जो हिजबुल्ला के जो कॉर्नेट रॉकेट्स हैं या कत्यूशा रॉकेट्स हैं वो उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन हिजबुल्ला ने बहुत जल्दी एक ऐसी ATGM बना ली जो ट्रॉफी सिस्टम को भी बीट कर देती है, उसने बीट करना शुरू कर दिया और ये दिखा हमको 7 अक्टूबर 2023 के बाद जो हिजबुल्ला ने हमले किए। फिर हमास ने भी उसी सिस्टम को अपना के कैसे ऐसे एंटी टैंक गन छोड़ने शुरू कर दिए हैं जो ट्रॉफी सिस्टम को भी छका देते हैं और इंटरसेप्ट नहीं, वो इंटरसेप्ट नहीं होती। और दूसरा, जो डबल आर्मर लगाया जाए, जो विंड ब्रेकर, जो बाहरी आर्मर मरकवा टैंक्स का है, उसको विंड ब्रेकर कहते हैं, उसको भी भेज दिया। और ये पहले से हो रहा है। लेकिन अब आप सोचिए इजरायली सेना की थिंकिंग, ये 7 अक्टूबर के बाद कितनी घटनाओं में ऐसा हुआ है कि मरकवा टैंक की जो विंड ब्रेकर सिस्टम में फेल किया, लेकिन आज पहली बार IDF ने इस बात को माना है कि विंड ब्रेकर सिस्टम में कोई त्रुटि है। इसका मतलब है कि जो मरकवा टैंक्स बन के आते हैं, इजरायली पूंजीपति उन्हें बनाते हैं, कुछ बाहरी पैसा लगा है अमेरिका और यूरोप का,
तो उनको भी डर था कि अगर ये सब बातें खुल जाएंगी तो फिर एक माहौल बन जाएगा और फिर इनको बहुत पैसा लगा के मरकबा टैंक्स को या तो हटाना होगा या उसमें कुछ नई तब्दीली करनी पड़ेगी। ये सब देखिए, ये भी चीजें हैं। और वो उधर इजरायली सोल्जर्स मर रहे हैं, गाजा में नरसंहार ये कर रहे हैं बच्चों का बहुत ही बुरी तरीके से। आज जिस तरीके से जो चीजें हुई हैं उसमें करीब 70 गाजा के जो सिविलियन है वो शहीद हुए, वो एक अलग चीज है। वो उसके बारे में लगातार पूरी दुनिया खड़ी हो रही है। और जिस तरह से हिटलर ने जूस का कत्लेआम किया था, वैसे ही अब ये जायनिस्ट जो कि जूस ही हैं लेकिन अपने को अब एक नया हिटलर समझते हैं, यानी जो आतताई था उसकी तरह बनने लगे और अब दूसरा नरसंहार कर रहे हैं दूसरों पे, जिन्होंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। अरब्स ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा कभी। ये हिटलर यूरोपियन था, उसका ना मुस्लिम धर्म से कोई मतलब था ना वो अरब था, यूरोपियन था। तो जाके यूरोप में तुमको बसना चाहिए था, जाके यूरोप को तुमसे बदला लेना चाहिए था, लेकिन तुम यहां पर ऑपरेस्ट को मार रहे हो और वही यूरोप तुमको चला भी रहा है जिसने हिटलर को खड़ा किया। यही बात है, देखिए यही बात है। और इस चीज को लेके पूरी सच्चाई यहां की खुलती है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो शुजैया में जो पहली घटना हुई उसमें जो एक कमांड और कंट्रोल साइट इजराइल की, उस पर स्ट्राइक किया। इस बार मरकबा टैंक पे नहीं, कमांड और कंट्रोल साइट पे। इस पे RAD-T जो टैंडम मिसाइल है, ये खास विशेष ईरान की मिसाइल है बनी हुई और ये हमास तक पहुंची और हमास ने इससे फायर किया जिससे कमांड और कंट्रोल सिस्टम को नुकसान हुआ है। उसमें 3 इजरायली सोल्जर्स घायल भी हुए हैं। अब कितना एक्सेप्ट करेंगे अलग बात है। उसके बाद देखिए जो हारेट्स न्यूज़पेपर में जो एक खबर आई, वो उसमें एक ये भी बात आई, एक इजरायली सोल्जर ने आज सुसाइड कर लिया फिर से। और पूरे 2024 में करीब 20 इजरायली सोल्जर्स ने सुसाइड किया था पूरे साल में, 12 महीनों में। और अभी 2025 में, अभी जुलाई चल रहा है, 7वां महीना, और उसके अलावा आप देखिए तो शुरू में 19 जनवरी से 17-18 मार्च समझ लीजिए लड़ाई रुकी हुई थी, या 27 मार्च तक। 27 मार्च को जो ग्राउंड ऑफेंसिव फिर से शुरू हुआ गाजा, 17 मार्च को बम्बार्डमेंट शुरू हो गया था जब संधि तोड़ी नेतन्याहू ने। तो अभी 7वें महीने में यह हाल है कि 15 इजरायली सोल्जर सुसाइड कर चुके हैं। अंदर से आईडीएफ टूट रही, बार बार अमरीश मिश्रा स्पीक्स आपको यह याद दिलाता है कि अंदर से आईडीएफ टूट रही है। उसके बाद देखिए जो एक और बैरल बॉम्ब आज जो हमास ने मारा है, वो मान एरिया में, इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो कि मान एरिया में है, खान यूनिस के साउथ ईस्ट में, वहां पर एक बड़ी मिलिट्री व्हीकल एक गिराई है वहां पर, और यहां पर एक बैरल बॉम्ब से डेटोनेट किया है। बैरल बॉम्ब आप जानते हैं कितना खतरनाक होता है, मैंने बताया है कि एक बड़े रेडियस को वो अपनी जद में लेता है। और इस बार एक मिलिट्री पर्सनल कैरियर पे, यानी जो बड़े ट्रक्स, जो बड़े बसेस होते हैं, मिलिट्री बसेस जिसमें सैनिक ट्रांसपोर्ट, सैनिकों को का आना जाना होता, उस पर ब्लास्ट हुआ है। उसमें भी इजरायली सोल्जर्स घायल हुए और उसमें भी देखिए जो मेरी जो जानकारी है करीब 6 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए। और उसमें भी ऐसी स्थिति बन गई थी एक समय जिसमें हमास ने फिर से इजरायली सोल्जर्स को गिरफ्तार करने की कोशिश की। ये लगातार पैटर्न बनता जा रहा है। हमास जो है गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, इजराइल अपने ही सैनिकों को मार देता है। कल जैसे हुआ था, आज वो नहीं हुआ। आज इजराइल जो फोर्स आई थी अपने ही सैनिकों को मारने, और उसी में सोच रहे थे कुछ हमास के लोगों को मार देंगे, वो उसको पीछे हटना पड़ा। उसको एक हमास का दूसरे ग्रुप ने पिछली जो खान यूनिस में घटना हुई थी उससे सीखते हुए उन पे सीधे वार कर दिया। वो भी फायर में, मतलब एक तरह से जो, और वो भी मोटर फायर और आरपीजी से हमास के फाइटर्स ने मारा। तो वो भी एक तरह से एक उसमें आ गए, लाइन ऑफ फायर में आ गए, यानी सीधे सीधे उन पे हमला होने लगा, तो वो भी पीछे हट गए। और ये खान यूनिस में हुआ। तो आप देखिए 2 घटनाएं, शुजैया में कमांड और कंट्रोल सेंटर इजराइल का नष्ट किया, खान यूनिस में जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी एरिया है वहां पर एक आईडीएफ का पर्सनल ट्रूप कैरियर, उसको डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद जो तीसरी जो बड़ी घटना है वो जो सेटलमेंट ऑफ बेरी। अब बेरी वो सेटलमेंट है जिसमें 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था। वहां के लोगों को अभी तक याद है, कई इजरायली सोल्जर, दर्जनों 20 से ऊपर इजरायली सोल्जर 7 अक्टूबर को मारे गए थे, कुछ घंटों में, आधे घंटे। और सारी रिपोर्ट्स मैंने जो 7 अक्टूबर की
आई हैं, जो अभी भी आ रही हैं। कल ओकाफिम सेटलमेंट पे एक रिपोर्ट आई थी, आज किसुफिम की रिपोर्ट आई है, वो मैं आपको अगले अपने प्रसारण में ओकाफिम की और किसुफिम की वो सब रिपोर्ट्स बताऊंगा। क्योंकि आज देखिए क्या है कि सीरिया की भी कुछ बड़ी घटनाएं हैं, लेबनान की भी बड़ी घटनाएं। तो खैर, तो मैं ये आपको बता रहा था कि जो बेरी सेटलमेंट है, जहां पर हमास ने बहुत जबरदस्त मार की थी, वहां पर हमास ने फिर रॉकेट छोड़ दी और वहां पर अभी इजरायली सेटलर आना शुरू हुए थे। इजरायली सेटलर आना शुरू हुए थे और वहां पर फिर से रॉकेट की मार कर दी। इसको इजराइल ने एक रॉकेट को इंटरसेप्ट किया, एक वहां पर स्ट्राइक किया है और उसके स्ट्राइक करने से जो गाली गलौज शुरू हुई है, जो इवन जायनिस्ट जो कुछ वेबसाइट्स हैं, जो हिब्रू वेबसाइट्स हैं, जो जायनिस्ट नहीं है वो तो चलिए बोलती हैं, हालांकि उन पर मिलिट्री सेंसरशिप भी है, लेकिन जो जायनिस्ट वेबसाइट्स है उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया कि नेतन्याहू काबिल नहीं है। और ये बात आप देखिए बहुत बड़े लेवल पे आई। आज तो एक जायनिस्ट वेबसाइट ने यह भी कह दिया कि नेतन्याहू ने इजरायली सैनिकों को मौत के हाथों बेच दिया, यानी नेतन्याहू मौत का सौदागर है इजराइल के लिए, इजराइल के लिए मौत का सौदागर है। अब आप बताओ, और ये कौन कह रहा है? इजराइल कह रहा है, इजरायली कह रहे हैं। वो मानवता के लिए तो मौत का सौदागर है, फिलिस्तीनियों के लिए है, अरब्स के लिए है, लेकिन यहां वो सीधे तौर पे इजरायली कह रहे हैं हमारे सैनिकों के लिए भी ये मौत का सौदागर है। बड़ी बात है ये, इस चीज को, इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद देखिए क्या है कि जो हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, इनके कमांडर्स ने पूरा विवरण दिया। वो जो खान यूनिस में घटना हुई थी करीब 2 दिन पहले, जिसमें एक इजरायली सोल्जर को ऑलमोस्ट अरेस्ट कर लिया था, फिर उसको मारना पड़ा, उसको मार दिया क्योंकि बाकी इजरायली फोर्सेस ने आगे फिर बम्बार्डमेंट किया। तो और उन्होंने अब मतलब ये हमास ने पहले मार दिया, उसके बाद इजरायली फोर्सेस ने आके वहां पर बम्बार्डमेंट करने की कोशिश, मतलब बम्बार्डमेंट की इसलिए कि ताकि उनको नहीं पता था कि हमास ने मार दिया, कि उसको भी मार देंगे, इजरायली सोल्जर्स को भी, जो हैनिबल डायरेक्टिव के तहत, और हम फिर इसको भी, हमास के सोल्जर्स को भी मार देंगे। लेकिन उसमें रेजिस्टेंस फाइटर्स 2 शहीद हुए, लेकिन बाकी उसमें से बच गए। ये भी खबर आज आई है। और ये एक तरह से हमास की जो, और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद और PFLP जो तमाम रेजिस्टेंस के फैक्शन हैं, उनकी एक खास सफलता के रूप में देखी जा रही है। और ये भी बात सामने आई है कि एक लाइटनिंग स्ट्राइक उन्होंने की थी। उन्होंने एक ऐसा हमला किया था बिजली की तरह, 3-4 दिशाओं से आके जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के फाइटर्स हैं उन्होंने सीधे हमला किया था जो इजरायली बुलडोजर्स पे, और जिसमें सैनिकों ने जब भागने की कोशिश की तो उनको गिरफ्तार ऑलमोस्ट कर लिया था। ये कल भी घटना हुई है, कल भी इजरायलियों ने अपने ही सोल्जर्स को मारा है। वो कल की अलग घटना है, ये जो खासतौर पे खान यूनिस की घटना, जिसका वीडियो भी मेरे एक्स प्लेटफॉर्म पे और टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए एक जो इजरायली रिजर्व कर्नल है, उसने एक हिब्रू के चैनल 14 को कहा, उसने कहा कि वही बात, हमास इज ड्रैगिंग अस फ्रॉम वन ट्रैप टू अनदर एंड वी आर अ टॉय इन इट्स हैंड। हम हमास के हाथ में खिलौने हैं, एंड इट विल नॉट हैंड ओवर द प्रिजनर्स एंड विल ड्रैग अस इनटू अ लॉन्ग वॉर ऑफ एट्रिशन। हम हमास के हाथों में खिलौने हैं, ये IDF के आदमी ने कहा। और उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये हमास हमको लंबी लड़ाई में घसीट रहा है, ये होस्टेजेस को छोड़ेगा नहीं, सीज फायर नेतन्याहू होने नहीं देगा, क्योंकि उसको बचे रहना है, उसको सरकार में बने रहना है, सरकार से हटा तो वो जेल जाएगा। अब ये होना नहीं है, हमास कभी ये कंडीशन मानेगा नहीं जो नेतन्याहू रख रहा है, और ये चीज जो है लंबी चलती रहेगी जब तक इजरायली नेतन्याहू को नहीं हटाएंगे। यहां पर वो ये भी कह सकता था कि जब तक हमास को नहीं खत्म किया जाएगा, लेकिन नहीं, इजराइल में भी एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो ये मानता है कि नेतन्याहू समस्या की जड़ है। और ये आप देख सकते हो, और ये जायनिस्ट लोग हैं, ये कोई वो नहीं है कि इनकी कोई सिंपत्ति है फिलिस्तीनियों के प्रति, नहीं, कोई सहानुभूति नहीं, फिर भी नेतन्याहू के खिलाफ देखिए यही सब चीजें हमास को फायदा पहुंचाती। जब जायनिस्ट कैंप में डिवीजन हमास ने करा दिया तो इससे देखिए बहुत बड़ा एक संदेश जाता है। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन जो सिचुएशन गाजा में है, जैसे मैंने बताया, आज भी फिलिस्तीनी सिविलियन शहीद हुए, और एक नया फिनोमेना सामने आया कि कई जगह जो इजराइल ने आज बॉम्बिंग की
वहां पर कई जो परिवार हैं उनके लोगों को बॉम्बिंग के बाद इजरायली फोर्सेस ने उस एरिया को घेर लिया ताकि रेस्क्यू टीम्स और एम्बुलेंसेज ना पहुंच सके, और ये भी रंजिश के उसमें किया गया। और कई जो परिवार थे जो इफेक्टेड थे उनमें से कुछ लोग गायब भी हो गए, मिले ही नहीं बाद में जब रेस्क्यू टीम्स पहुंची। तो या तो ऐसा हो रहा है कि इजरायली ऐसे बॉम्बिंग करके कुछ लोगों को बाहर ले जा रहे हैं, गाजा के बाहर छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि उनको गाजा को इवैक्यूएट कराना है, वो तो पता ही है। वो तो एक गोल एक इजरायली से इसका नेतन्याहू का है कि हमको गाजा को एथनिकली क्लेंस करना है, वो एक बात है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि उनको कहीं ले जाके उनका एग्जीक्यूशन किया है। ये सारी बातें सामने आ रही हो, इन सारी चीजों का बदला हमास ने कहा है हम लेंगे। उसके बाद देखिए जो एक माउंट अल सुरानी है, अल तुफा यानी सेंट्रल गाजा, ये ईस्ट गाजा में एक पहाड़ी, मैंने आपको बताया था कि गाजा और जो सेटलमेंट्स हैं, जो इजरायली सेटलमेंट है गाजा बॉर्डर पे, उनके बीच में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। तो ये जो या कहिए कि छोटे छोटे टीले हैं। तो इसी तरह से एक टीले पर माउंट अल सुरानी पे भी इजरायली सोल्जर बैठे थे। ये कल की घटना है जो कल रिपोर्ट नहीं हो पाई थी। उस पे सीधे सीधे एक स्नाइपर फायर से कल मारा था हमास के फाइटर्स ने, जिसमें एक इजरायली सोल्जर घायल हो गया था। उसकी मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वो बुरी तरीके से घायल हो गया था। उसके बाद देखिए अब हम जो सीरिया और लेबनान में हो रहा, अब सीरिया और लेबनान में देखिए, सीरिया पे मैं आखिरी में आऊंगा क्योंकि उसमें अल जुलानी जो था, या मतलब जुलानी अल शारा जिसको कहते हैं, जुलानी की कलई खुल गई। लेकिन लेबनान में क्या हुआ? लेबनान में आज इजराइल ने कई जगह उन्होंने बम्बार्डमेंट किया। बेका वैली में किया, खिरबई एरिया है बेका वैली में, वहां किया, और शिबा एक इलाका है साउथ लेबनान का, वहां किया। ये सारी वो जगह हैं जहां हिजबुल्लाह इनको हरा चुका है, लेकिन ये अब बम्बार्डमेंट कर रहे हैं और लेबनीज सरकार पे प्रेशर डाल रहे हैं कि हिजबुल्लाह से हथियार छीनो। अब लेबनीज सरकार, जोसेफ ऑन, मैं आपको बता चुका हूं, उनके प्रेसिडेंट कई बार कह चुके हैं कि हथियार हम हिजबुल्लाह से क्यों छीने। हिजबुल्लाह ने तो हमारे देश की रक्षा की, और जोसेफ ऑन क्रिश्चियन है और अमेरिका के दबाव में है, यूरोप के दबाव में, वो कोई बहुत क्रांतिकारी आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ये कहना पड़ रहा है कि हम राष्ट्रीय हित में हिजबुल्लाह को डिसआर्म नहीं कर सकते। ये जो खास परिस्थिति लेबनान की है, और इस खास परिस्थिति में जो लेबनीज फोर्सेस जिस तरीके से अपने एजेंडा को आगे बढ़ा रही हैं, यानी जो लेबनीज रेजिस्टेंस है, जो हिजबुल्लाह है, और उसके साथ जो और भी वहां पर रेजिस्टेंस की फोर्सेज हैं, अमल मूवमेंट है, ऐसी बहुत सारी फोर्सेज हैं। और जो नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि वहां पर हिजबुल्लाह सरकार में है लेबनान में, जो रूलिंग कोलिशन है उसमें उसका हिस्सा है। 120 मेंबर हैं पार्लियामेंट के, तो करीब 64 से 66 सीटें हिजबुल्लाह कोलिशन के पास है, जो गठबंधन हिजबुल्लाह को बाकी पार्टियों से। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए वहां का प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, और इस पे इजराइल प्रेशर बना रहा है, और ये विस्फोटक स्थिति बनेगी। ये ऐसी विस्फोटक स्थिति बनेगी, मैं भी सीरिया के बारे में आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह की विस्फोटक स्थिति बन सकती है। लेकिन लेबनान में यह तय है कि शिया, सुन्नी और क्रिश्चियंस को आपस में लड़ाने की फिर से जो कोशिश हुई वो सफल नहीं हुई, फेल हो गई। उसके बाद अब लेबनीज सरकार पे ये पूरा वो कर रहे हैं, इजराइल कर रहा है, और अंत में देखिएगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है कि इजराइल जो है वो लेबनीज सरकार पे हमला करेगा, लेबनीज आर्मी पे, और यही उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी हो, क्योंकि लेबनीज आर्मी पे हमला करने का मतलब है कि तुमने अपने आप ही उन लोगों को यूनाइट कर दिया जिनको तुम डिवाइड करना चाहते। हिटलर, देखिए हिटलर भी यही करता था, डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने भी किया, हिटलर ने भी कोशिश की, लेकिन अंत में हिटलर का जो वो एक अंदरूनी जो उसका फासिज्म था, अंदरूनी जो उसका नाजिज्म था, वो बाहर आ गया कि हम तो सुपीरियर, हम तो सब पे एक साथ हमला करके सब पे शासन कर सकते हैं। तो डिवाइड एंड रूल से यूनाइट एंड, मतलब उसने फिर सब पे हमला शुरू कर दिया, एक ही समय अफ्रीका पे भी, एक ही समय यूरोप पे भी, एक ही समय रशिया पर भी। तो वो सब लोग एक हो गए और हिटलर हार गया। वही हो रहा है यार, एक वो यूरोप के लेवल पे हुआ था, वर्ल्ड के लेवल पे हुआ था, यहां पर ये मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया के लेवल पे हो रहा है। क्या कर रहा है अभी इजराइल, क्या कर रहा है अभी? ये इसने लेबनान में सारे डिविजन्स थे, ये थे, वो सब, अब ये लेबनीज आर्मी पे हमला करेंगे और वो उनको यूनाइट करके देंगे। आप देखिएगा, यही सबसे बड़ी एक तरह से
डेथ विश होती है, या एक ये होता है कि जो ह्यूब्रिस जिसको कहते हैं, या जो एक सोसाइटल टेंडेंसीज जो बड़े पावर्स में होती हैं वो है। और अब हम देखिए सीरिया पे आते हैं, सबसे जो बड़ी घटनाएं जहां हो रही हैं, और आपको ये बताते हुए मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जोलानी और अल शरा जितना भी नेतन्याहू और इजराइल के साथ लल्लो चप्पो कर लें, जितना भी वो चाहें कि हम एक साझेदारी इजराइल के साथ कर लें, इजराइल को ये गोलान हाइट्स देने को तैयार थे। जोलानी का नाम ही गोलान हाइट्स पे पड़ा है, गोलान जोलान तो उसी पे उसका नाम भी पड़ा है, लेकिन वो देने को तैयार था। सब कुछ हो गया, लेकिन इजराइल ने आज जोलानी की फोर्सेस पे हमला कर दिया। और आप सोचिए ये तब हुआ है जब, अब ये देखिए इजराइल की जो पॉलिसी कैसे बैकफायर की है। अब इजराइल की क्या पॉलिसी थी सीरिया में, जैसे सीरिया में असाद गिरा 8 दिसंबर 2024 को, वैसे ही इजराइल ने सीरिया पे हमला कर दिया। असाद की सेना के जो एसेट्स हैं वो नष्ट कर दिए। 80% जो सीरियन अरब आर्मी थी पुरानी, उसके एसेट्स को नष्ट कर दिया। और कुनेत्रा तक आके जो सीरिया का साउथ है, या कहिए जो उसका साउथ वेस्ट है, उसका एक बड़ा हिस्सा कब्जा कर लिया इजराइल ने। गोलान हाइट से भी आगे आ गया। दारा की तरफ उसने कई बार बढ़ने की कोशिश की, वहां जो रेजिस्टेंस जो नया सीरियन है उसने रोक दिया। उधर कोस्टल जो रेजिस्टेंस है सीरिया का वो भी डेवलप हो रहा है, वहां पर भी एचटीएस से लड़ाई हुई, वहां भी इजराइल ने एचटीएस की मदद की, जोलानी की फोर्सेस की। अब वो अपने को एचटीएस नहीं कहते हैं, अपने को सीरियन सरकार कहते हैं। तो ठीक है, सीरियन सरकार तुमने बनाई, तुमने अलकायदा की फोर्सेस को लेके, आईसिस की फोर्सेस को लेके एक सीरियन सेना बनाई, और ये सोचा कि इजराइल के साथ डील कर लेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि इजराइल अब सुवेदा तक पहुंच गया, और सुवेदा ड्रूज एरिया है, वहां ड्रूज मेजॉरिटी में है। और ड्रूज जो है, इजराइल की ये पॉलिसी थी कि ड्रूज को हम इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे कि हम ड्रूज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जैसा हम कहेंगे ड्रूज वैसा चलेंगे। और इनको हम एक प्रेशर ग्रुप के रूप में भी इस्तेमाल करेंगे कि जो अल शरा जोलानी है हमको और कंसेशन दे। तो इजराइल ने पहले थोड़ा सा ड्रूज को बढ़ाया आगे कि तुम लोग आगे बढ़ो और अल शरा से मुकाबला करो। अब उसमें ड्रूज में ऐसे भी लोग हैं जो समाजवादी हैं, सोशलिस्ट पार्टी है वहां, और उसमें लेफ्टिस्ट हैं। अब उन लोगों ने मौका देखा, उन लोगों ने मौका देख के अल शरा की फोर्सेस पे हमला बोल दिया। इजराइल ने कहा हम तुमको सपोर्ट करेंगे। उसको अल शरा को, चाहे अल शरा जितना भी इजराइल का पैर चाटे, उसको फिर भी कमजोर करना था, क्योंकि वो है तो मुस्लिम, कहीं ना किसी दिन उसकी सेना विद्रोह कर देगी इजराइल के खिलाफ। तो इसलिए अल शरा का विरोध। तो ड्रूज को अब ड्रूज जो आगे बढ़े, तो अब ड्रूज जो हैं उन्होंने, वो इजराइल के कंट्रोल में नहीं रह गए, और इजराइल के कंट्रोल में नहीं रह के वो आगे बढ़ गए। वो अब सीधे अल शरा के जो सेना है उस पर हमला करने लगे। सुवेदा में पूरी लड़ाई छिड़ी हुई इस समय। अल शरा ने रीइंफोर्समेंट भेजे। इजराइल ने पहले सोचा कि पहले हमने ड्रूज से अल शरा के लोगों को पिटवाया है, अब अल शरा के लोगों से ड्रूज को पिटवाएंगे। लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि ड्रूज ने काउंटर अटैक कर दिया, और ड्रूज के साथ जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस है उसके लोग भी आ गए, और ईरान के भी लोग भी आ गए, और वहां पर स्थिति पूरी बदल गई। वहां पर अभी ड्रूज ने काउंटर अटैक कर दिया है, सुवेदा से लेके दारा, इन सब इलाकों में। और उसके बाद जो एचटीएस, ये जो अल शरा की सरकार है, जो सीरिया की सरकार, अल कायदा आईसिस की सरकार एक तरह से है, ये आई ये सोच के कि इजराइल हमारी मदद करेगा। वहां इजराइल के हाथ से ड्रूज ही निकल गए। इजराइल ने सोचा था हम वही काम करेंगे जैसे उनके यजदीस के साथ हुआ था, कि उनको पहले एक मदद की बात कही, और उसके बाद उनको मौत के मुंह में झोंक दिया आईसिस के खिलाफ। वही स्थिति ये हो रही है। लेकिन ड्रूज यजदी नहीं है, उनके पास हथियार है, और वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, और उनके साथ पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है, उनके साथ ईरान की मदद है। तो ड्रूज पीछे नहीं हटे, वो अपना, उनको जरूरत पड़ेगी इजराइल से भी लड़ेंगे। अब इजराइल लेकिन दुनिया को यह कह चुका है कि ड्रूज हमारे साथ है। तो जब अल शरा की फोर्सेज आई, जो कि इजराइल की फोर्सेज है, इजराइल ही आईसिस है, जब शरा की फोर्सेज आई तो उसको शरा की फोर्सेज पे बम्बार्डमेंट करना पड़ा। फायदा किसको हुआ? फायदा ड्रूज को हुआ, फायदा फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को हुआ।
कई जगह पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के फाइटर्स ने आईसिस के अल शरा की फोर्सेस के हाथों से हथियार छीन लिए। इजराइल को बम्बार्डमेंट, ये देखिए राजनीति है ईरान की। यहां पर आके ईरान ने इजराइल को फंसा दिया, लेबनान में भी फंसा दिया कि तुम डिवाइड करने की सोच रहे थे, अब तुम फिर से, और उसका नशा थोड़ा और बढ़ाया। तो जब एक बड़ी पावर सोचती है तो डिवाइड करती है, लेकिन जब उसके दिमाग में सत्ता का नशा चढ़ जाता है तो फिर वो रौंदने लगती है, और जब रौंदने लगती है तो उसके विरोधी सब यूनाइट हो जाते हैं। यही 1857 में हुआ, यही भारत में हुआ, और यही चीज वहां मिडिल ईस्ट में हो रही है। हिटलर के अगेंस्ट भी यही चीज हुई। तो अब आप देखिए वही चीज सीरिया में हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं सीरिया का बहुत महत्व है जो सीरिया में हुआ है। जिस तरीके से अभी इजराइल को बम्बार्डमेंट करना पड़ा, उसको यह नहीं समझ में आ रहा है कि अल शरा की फोर्सेस को मारे कि ड्रूज को मारे। ड्रूज के साथ अब पूरी दुनिया में यह प्रचार हो चुका है। तो यूरोप की तरफ से कई बयान आ चुके हैं कि इजराइल को यहां पर ड्रूज का साथ देना चाहिए। लेकिन इजराइल कैसे कहे, इजराइल दुनिया से कैसे कहे कि ये ड्रूज नहीं रहे, या इसमें तो ईरानियंस हैं, ये तो ईरान का हाथ आ गया है और फिलिस्तीनियों का हाथ आ गया है। जो मुस्लिम ब्रदरहुड और इरानियन शिया रेवोल्यूशनरी फोर्सेस थी, यानी सुन्नी और शिया दोनों की क्रांतिकारी सोच, विचारधारा जो एक साथ हुई, वो दोनों यहां आ गए और उन दोनों का, और वो अल शरा पे भारी पड़ रहे हैं, आईसिस की विचारधारा पे भारी पड़ रहे हैं। और देखिए घटनाएं जिस तरीके से हो रही हैं कि जो अल माजरा और कनाके, ये स्वेदा के दो एरियाज हैं, अल माजरा और कनाके, और इन दोनों एरियाज में ड्रूज पहले ड्रूज और अल शरा की फोर्सेस में लड़ाई हुई। अल शरा के लोग पीछे हटे, फिर अल शरा के लोग वापस आए, उन्होंने ड्रूज को पीछे ढकेला। तब तक इजराइल चुप था। फिर जब ड्रूज ने काउंटर अटैक किया और फिर से अल शरा की फोर्सेस को पीछे किया, तब इजराइल ने बम्बार्डमेंट शुरू किया, वो भी मजबूरी में अल शरा के ऊपर। लेकिन कभी भी ये बम्बार्डमेंट ड्रूज पे भी कर सकते हैं। तो अब ये इनकी जो कलई खुल गई, और उधर कुछ इजरायली जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि देखो जुलानी जो है उसको मार देना चाहिए, वो किसी काम का नहीं रहा। तो बात तो खुल गई ना, तुम्हारा आदमी तुमने बनाया, अब वो किसी काम का नहीं रहा। जैसे उसामा बिन लादेन, तुम्हारा आदमी तुमने बनाया, फिर उसको मार दिया। तो वैसे अल शरा को, यही तो हम भी कह रहे थे, यही हम कह रहे थे कि अल शरा को तुम ऐसे ही तुम खुद ही निपटाओगे, और वही स्थिति आ गई है। तो मुस्लिम वर्ल्ड के लिए ये अपनी आंख खोलने का वक्त है कि नहीं, आप बताओ। जब वही स्थिति आ गई है जो मैं कह रहा था, तो इसमें आप इस चक्कर में कई लोग बह गए थे, और बहुत सारी ऐसी एक फोर्सेस थी जो ये कहने लगी थी सीरिया में जो हो रहा है सही हो रहा है। लेकिन हम उसी समय हमने आपसे कह दिया था कि असद का गिरना व्यक्ति के गिरने से मत जोड़िए, वो चाहे जिस अलावाइट हो, सुन्नी ना हो, जो भी हो। ये लड़ाई शिया सुन्नी या किसी उसकी नहीं है, ये जालिम और मजलूम की लड़ाई है। इसमें जालिम इजराइल और अमेरिका है, और वो लोग हर तरह की कोशिश करेंगे कि जो मजलूमों की ताकत है, जो ईरान के नेतृत्व में एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, मजलूमों की एक ही ताकत हो सकती है प्रतिरोध की, वो हमास हो सकती है या ईरान और ईरान हो सकती है। ये दोनों ताकतें एक साथ मिल गई तो ये बहुत बड़ा नाइटमेयर, एक द्विस्वप्न पूरे इजराइल अमेरिकन लॉबी के लिए है। और उन्होंने देखिए पूरी कोशिश कर ली। अब उन्होंने सीरिया से में असद को गिरा के अल शरा को बैठाया कि ईरान से हथियार हिजबुल्लाह को ना पहुंच सके लेबनान में। ये कर तो दिया तुमने। फिर अल शरा को उन्होंने सोचा कि हम मैनेज करेंगे, इसको हम एक आईसिस के रूप में डेवलप करेंगे, ईरान के खिलाफ लड़ाएंगे, और सीरिया को हम डिवाइड कर देंगे। हम अलावाइट्स, हम अल शरा के लोगों से अलावाइट्स का कत्लेआम करवाएंगे, जो हुआ, और फिर अलावाइट्स अलग हो जाएंगे। फिर हम अल शरा के लोगों से ड्रूज का कत्लेआम करवाएंगे, जो हुआ। फिर ड्रूज अलग हो जाएंगे, ड्रूज को हम अपने प्रोटेक्शन में ले लेंगे, जैसे कुर्दों को ले लिया है, और हम उनको इस्तेमाल करेंगे अपने हित के लिए, साम्राज्यवादी हित के लिए। लेकिन भैया हिस्ट्री ऐसे नहीं चलती। हर बार तुम जो चाहोगे वैसा नहीं होगा। कुर्दों के साथ तुमने सोचा ऐसा हो जाएगा, इस बार ईरान सतर्क था। उसने पहले ही ये तैयारी कर ली थी कि ड्रूज में एक बड़ा हिस्सा, जबकि ड्रूज ना मुस्लिम है ना यहूदी है, उनका अलग सेक्ट है, और ड्रूज का एक बड़ा हिस्सा, और इजराइल उनको अपना दोस्त मानता है, मतलब प्रचार के लिए। ऐसे जैसे हम कहते हैं भाई हमें कहीं किसी एरिया को कब्जा करना है, तो उसमें हम कहते हैं एक हिस्सा को
कि ये हमारा, हम इसकी रक्षा के लिए आ रहे। तो इजराइल उस तरीके से सोच रहा था, लेकिन इजराइल के सोचने से क्या होता है? सीरिया में आज क्या हो रहा है? तुमने डिवाइड करने की कोशिश, तुमने सोचा ड्रूज और अलवाइट्स और सुन्नी शिया सबको आपस में लड़ाई, लेकिन वो लड़ाई हुई, लेकिन वो लड़ाई कब इजराइल के खिलाफ हो गई ये तुम्हें पता ही नहीं चला। और आज की स्थिति है कि तुम अपने जिस ताकत से तुमने सीरिया को आग के हवाले किया, जो आईसिस और अल कायदा और अल जुलानी की ताकत, अल शरा की ताकत, उस पे आज तुम्हें बम मारना पड़ रहा है। वही हालत हो गई कि अमेरिका ने आईसिस को बनाया था और 2015 में जब रशिया ने एक एंट्री ली और ईरान ने भी एंट्री ली, तो फिर ईरान के हाथों पूरा जो कासिम सुलेमानी के नेतृत्व में आईसिस को हराया गया। अमेरिका को जबरन आईसिस पे बम्बार्डमेंट करना पड़ा। हालांकि अमेरिका ने सारी बदमाशी की, बाद में कासिम सुलेमानी को खुद ही मार दिया, जबकि सच्चाई ये है कि ईरान ने आईसिस को खत्म किया था, अमेरिका ने नहीं खत्म किया था। और वही सच छुपाने के लिए कासिम सुलेमानी को मारा था। लेकिन अमेरिका का मकसद तो सफल हो नहीं पाया। इराक आज की तारीख में ईरान के साथ है। इराक के जो बड़ी रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं वो ईरान के साथ है, अमेरिका के खिलाफ है, अमेरिकन बेसिस है वहां, कभी भी उन पे हमला हो सकता है। बल्कि एक घटना भी हुई है, कल भी हुई और आज भी हुई, जिसमें कुछ जो एरियाज जो अमेरिकन बेसिस के पास हैं उनमें आग लगी है और इसमें शक हो रहा है कि इराक की रेजिस्टेंस की फोर्सेज ने वो आग लगाई है। तो अब जब सीरिया में तुम इस बुरी तरीके से फेल हो गए, मैंने देखिए पूरा समझाया आपको सीरिया के बारे में, और ये जब सीरिया में तुम इस बुरी तरीके से फेल हो गए हो और सीरिया में जो तुमने कोशिश की वो पलट गई, वो पूरी कोशिश ही उल्टी, तुम्हारा दांव भी उल्टा पड़ गया, और उसके बाद अब तुम क्या करोगे? क्योंकि देखिए अभी भी इनका जो मकसद है वो ईरान को पे हमला करना है, क्योंकि इनको लगता है अभी भी कि ईरान अगर कब्जे में आ जाएगा तो हम पूरे रीजन को साफ कर देंगे। ये वही बात है कि हिटलर सोचता था कि रशिया पे अगर हम कब्जा कर लेंगे तो हम ये इंग्लैंड और अमेरिका ये सब तो बेकार है, रशिया असली है, वहां कम्युनिस्ट शासन है, वहां उसको कब्जा कर लेंगे, उसके पास संसाधन बहुत है, ये है बहुत बड़ा क्षेत्र है, कई जर्मन्स को वहां बसा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। उसका यही चीज नेतन्याहू का है कि जूस को हम सब जगह बसा देंगे, लेबनान में बसा देंगे, सीरिया में बसा देंगे और ईरान में भी बसा देंगे। और इसीलिए ग्रेटर इजराइल, हिटलर ने भी कहा था ग्रेटर जर्मनी। और ईरान पे जो ये लोग सोच रहे हैं कि ईरान पे कब्जा कर ले, इसीलिए ईरान पे पूरा जोर दे रहे हैं। लेकिन ये बेवकूफ है, इनको इतिहास से सीखना नहीं आता। जब रशिया ने जवाब दिया तो उसके बाद हिटलर की हिटलरशाही खत्म हो गई, इतिहास की गर्त में वो दब गया, हमेशा हमेशा के लिए नाजीवाद खत्म हो गया। उसी तरह से जायनवाद भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम ईरान से लड़ो, और ईरान इस चीज के लिए, देखिए अभी जो स्थिति है, ईरान इतना ताकतवर हो गया है कि उसने आज जो फॉरेन मिनिस्टर अरागची वो प्यूटिन से मिले, और प्यूटिन से, जबकि ईरान रशिया की इतनी अच्छी दोस्ती है और आगे भी रहेगी, और प्यूटिन से उन्होंने, अरागची ने खामनेई साहब का मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि जो ईरान और इजराइल का युद्ध था उसकी शुरुआती दिनों में जिस तरह के सहयोग की उम्मीद हमें रशिया से थी वो रशिया ने नहीं दी। ये देखिए कंप्लेन भी, और प्यूटिन ने उसको एक्सेप्ट किया, प्यूटिन ने उसको माना, और प्यूटिन ने कहा कि हम कहीं ना कहीं सीरिया के मामले में भी हमसे कुछ गलतियां हुई। अब ये देखिए बड़ी चीज, क्योंकि सीरिया के मामले में हमेशा ईरान ने कहा था कि रशिया से गलती हुई है। रशिया को अमेरिका ने यह समझा दिया था कि तुम्हें यूक्रेन में हम मदद करेंगे, यूक्रेन में तुम्हें एक हिस्सा यूक्रेन का दे देंगे, सारी चीजें, तो तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ सीरिया में। रशिया शांत हुआ, असाद गिर गया, ईरान को पीछे हटना पड़ा, वो सब चीजें हुई, लेकिन उसका कोई फायदा रशिया को नहीं हुआ। और यूक्रेन में आज देखिए तो अमेरिका और ट्रंप फिर से हथियार जेलेंस्की को देने को तैयार है। सारी जो ये बातें थी कि नहीं रशिया हम युद्ध बंद कराएंगे, ये कराएंगे, ट्रंप फेल हो गया। अब प्यूटिन को बात समझ में आ रही है ईरान की, और प्यूटिन इस चीज के लिए तैयार है कि ठीक बात है, आपने जो कहा वो सीरिया में सही हुआ, आपने जो कहा, क्योंकि प्यूटिन वगैरह भी नहीं मानते थे कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पे हमला करेंगे, लेकिन हुआ। उसके बाद चाइना ने जो समझाया प्यूटिन को, चाइना ने जो अपना पूरा साउथ चाइना सी में जिस तरह की घेराबंदी की है, उसको चाइना ने भी कह दिया कि ये मिडिल ईस्ट की में जो वॉर चल रही है वेस्ट एशिया में, उसका एक्सटेंशन है। और चाइना ने प्यूटिन को काफी बीच में, जब सीरिया में जब हो रहा था, तो चाइना ने भी ये पूरी कोशिश की थी कि प्यूटिन को इस बारे में समझाएं कि अमेरिका इजराइल की झांसे में मत आओ। अब ये जो पूरी परिस्थितियां हैं, इसमें देखिए
भारत की भी जो स्थिति है, भारत को कह दिया गया है कि वो रशिया से तेल ना खरीदे, और ये हो नहीं सकता। रशिया से तेल खरीदना ही खरीदना है, ईरान से तेल खरीदना ही खरीदना है। भारत सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। ये पूरा जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है, ये बंद हो जाएगा। तो यहां पर देखिए पूरी चीजें फंसी हुई हैं, और भारत भी धीरे धीरे ईरान और रशिया और चाइना के कैंप में आएगा। भारत की जो जियो पॉलिटिक्स है, भारत की बेहतरी और जो भारत की जो आज आगे का विकास है, वो भी इस पर डिपेंड करता है। पाकिस्तान को भी अगर आइसोलेट करना है तो ये चीज भारत को करनी पड़ेगी। अब यहां पर देखिए, ये पूरा जो जियो पॉलिटिक्स सिनारियो है हम आपके बीच लाए, इतने डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया। कल हम फिर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।